Professor Devendra Vishwakarma, sir, National Secretary, Social Science and Management Welfare Association Delhi and Youth Economic Association Delhi. President हैं आप और एसोसिएशन के, आपको मैं स्वागत करती हूँ सर. सर, ओवर टू यू. थैंक यू. थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर. बहुत ही अच्छा विषय आपने एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के विषय में आपने रखा. और एक ये मैसेज है, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी 1 बजे हमारे बीच में रहने वाले हैं. तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल. सभी प्रोफेसर, स्कॉलर्स हमारी बीच में हैं और हम ऐसे विषय पे चिंता कर रहे हैं जो विषय व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, समाज को दिशा देने का कार्य करता है और देश के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. वी टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. भारतीय शिक्षा व्यवस्था. मित्रों कहते हैं कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी. हम इतने वर्ष गुलाम नहीं थे, हमने इतने वर्ष संघर्ष किया, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे वो ब्रिटिश का पीरियड हो. हमने संघर्ष किया और हम संघर्ष इसलिए कर पाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, समाज को संगठित करने का काम और देश के प्रति वफादारी, जिसके कारण भारत संघर्ष करते हुए आज विश्व को मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है. ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही है जिसके कारण आज भी हम स्थापित हैं. रशिया ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पर हम इस तरह का नहीं कर पाए. हम मानवता की बात करते रहे, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते रहे और हमने पूरे विश्व को परिवार माना है. पूरे विश्व में आप कोई भी देश देख लीजिए, उसने कभी विश्व के कल्याण की बात नहीं की और विश्व को परिवार मानने की बात भी नहीं कही. केवल भारत ने कही है और उसका मूल आधार भारत की शिक्षा व्यवस्था है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन आज के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के, जैसे सर ने बताया, वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर हम बात करते हैं, टू अर्न मोर एंड मोर इनकम इज एजुकेशन. मैं कई एजुकेशन, कई इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापन देखता हूं. दे सेड अबाउट दैट अवर वन स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को उनके 15 लाख का पैकेज मिला, 20 लाख का, 75 लाख का पैकेज मिला, 80 लाख का पैकेज मिला. दिस इज द एजुकेशन सिस्टम. इस और हमको चिंता करना पड़ेगा. ये जो पैकेज सिस्टम का एजुकेशन है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है और ये कंसेप्ट जिनका है उनकी स्थिति हम देख रहे हैं. एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस देश की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी है वह देश उतना ही विकास करता है. लेकिन एजुकेशन मीन्स व्हाट? एजुकेशन का अर्थ केवल पुस्तकी ज्ञान होता है क्या? किताबी ज्ञान होता है क्या? केवल एजुकेशन वो है जो हमने पढ़ा वही सत्य है क्या? नहीं है. जो हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम था उसमें डिस्कस होता था. अगर किसी ने एक बात कही है तो उस बात में व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज भी डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं. लेकिन जो आज का पुस्तकी ज्ञान है, बुक्स का ज्ञान है, वो वन वे है. मीन्स उन्होंने क्या बोला दैट इज ए राइट. ये लेकिन ठीक नहीं है. मित्रों, अभी हम सब नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और जब इस नवरात्रि के पर्व की बात करते हैं तो आध्यात्म की बात होती है, सुख और शांति की बात होती है, हम वर्शिप करते हैं. एक बहुत अच्छा माहौल घर में होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है, देश में होता है. और भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, सत्य की विजय हुई थी. ये एक लेसन है, ये एक टीचिंग है, ये एक शिक्षा व्यवस्था है. नवरात्रि के पर्व में हम देवी की आराधना करते हैं, हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल साइंटिफिक. बट इन एजुकेशन सिस्टम आप बताइए कहीं ये क्या पढ़ाया गया है क्या?
जब हम उपवास करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका लाभ स्वास्थ्य पे कितना होता है। जब हम वर्शिप करते हैं, आंख बंद करके वर्शिप करते हैं, भगवान के सामने मंदिर जाते हैं, तो अध्यात्म से क्या होता है, पूजा से लाभ क्या होता है, हमारी जो मानसिक शांति होती है, हेल्थ में होता है, जो हमारा माइंड का विकास होता है, जो हमारा हेल्थ अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम की बात हम करें, दिस इज ऑल साइंटिफिक। अगर हम बात करते हैं तो आज जो पर्यावरण की समस्या पूरे देश में हो रही है, उसका अगर समाधान किसी शिक्षा व्यवस्था में, तो केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। आप देखिए, वृक्षों को जल देने वाला भारत, नदियों को माँ कहने वाला भारत, पहाड़ों की पूजा करने वाला भारत, कहीं है क्या? जल जंगल जमीन की पूजा करने वाला भारत किसी एजुकेशन सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। ये जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो अंग्रेजों ने बनाया हो या मुगलों ने बनाया हो या उनके जो वंशज है उन्होंने बनाया हो, उन्होंने अपनी मानसिकता के आधार पर उसको आगे किया है। समाज का समग्र दृष्टिकोण जब हम बात करते हैं, उन्होंने उसको नहीं लिया है। जब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो ऋषि, शिक्षक, आचार्य और गुरु, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु तो माँ को माना गया, पिता को माना गया। लेकिन आज की दृष्टि में जो, जैसे हमारे सर ने बताया था, ये भौतिकवाद दृष्टि चल रही है, इसमें आध्यात्म का ज्ञान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, समाज के लिए कुछ करना, इसका चिंतन नहीं होता है। मैंने एक मित्र से पूछा, व्हेन वी स्टडी इन 12th क्लास, कि आप क्या करना चाहोगे, किस सेक्टर में जाओगे? ही वॉज सेइंग टू मी, आई विल गोइंग द सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर। मैंने पूछा वाई, तो कहता है कि उसमें कमाई बहुत है, उसमें पैसा बहुत है। मैंने, आप ये कैसे बोल रहे हैं? बोले देखो भाई, एक रोड बनाऊंगा, 5 साल बाद रोड फिर खत्म हो जाएगी, फिर मैं बनाऊंगा, सीमेंट में कमीशन, रेत में कमीशन, गिट्टी में कमीशन। ये जो सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था उन्हें कैसे मिली कि हाँ इस सेक्टर में पैसा बहुत है? जब भी मैं अपना कोई विषय कहीं लेता हूं, तो मैं बात करता हूँ, अगर भारत के कोई गुरु हुए हैं, कोई शिष्य गुरु हुए हैं, तो महात्मा गांधी ने जो हमको शिक्षा दी है आत्मनिर्भर भारत की, ग्रामीण विकास की, इसको हमें समझना पड़ेगा। और मैं तो सभी विद्यार्थियों से बोलता हूं, अगर आपको एक विद्यार्थी को देखना है, तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को आपको देखना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति के बाद भी इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ बुक्स, अगर इस चीज को समझना है तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को समझिए कि किस तरह उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपना विकास किया, अपने परिवार को आगे लेके गए, समाज के लिए कुछ किया और देश के लिए कुछ किया। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक गांव से निकलकर समाज, देश और पूरे विश्व के पटल पे अपना नाम रोशन करता है। अंबेडकर जी का जीवन एक जीता जागता शिक्षा का उदाहरण है। उन्होंने अर्थशास्त्र की बात की, महिला कल्याण की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की, बैंकिंग की बात की, हर चीज की बात की। लेकिन जब उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं, तो वो होता है कि किस तरह एक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ा होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बात को रखता है। उस व्यक्ति को ना मानने वाले भी कहते हैं उस व्यक्ति की इस देश को आवश्यकता है, उस व्यक्ति को संविधान बनाने दिया जाना चाहिए। और जब इस व्यक्ति ने संविधान बनाया, तो जो उसने देखा था, समझा था, समाज की स्थिति देखी थी, उन सब को लेकर उसने काम किया। और आज अगर हम देखते हैं कि LIC की बात करें, रिजर्व बैंक की बात करें, बैंकिंग पॉलिसीज की बात कर ले, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, लेबर इकोनॉमी की बात कर ले,
तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जैसी उन्होंने की थी, आज केवल भारत ही नहीं, विश्व भी उसको, वर्ल्ड बैंक भी उसको मानने को तैयार है। इसलिए गांधी जी का ग्राम दर्शन, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर भारत, और इतना ही नहीं, अगर हम महावीर स्वामी की बात करें, जो उन्होंने त्याग की बात की है, वो त्याग एक योग था, आध्यात्म था। अगर हम गुरु नानक देव की शिक्षा की बात करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा की बात करें, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की बात करें, तो इतना कुछ है। इन्होंने केवल भारत को नहीं दिया है, विश्व के कल्याण की बात की है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ क्या था, इस वैश्वीकरण के दौर में हम मूल्य आधारित शिक्षा, व्यक्ति आधारित शिक्षा, समाज आधारित शिक्षा भूल गए। और आज इसका परिणाम हम देखते हैं, जो रशिया का युद्ध हमारे सामने है, इजराइल का युद्ध हमारे सामने है, ये उसी का परिणाम है। एजुकेशन फॉर व्हाट, इस बात की हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब मेरे एक मित्र था, उसने एक बात बताई कि उसका एक मित्र अमेरिका में था और देवेंद्र, उनके परिवार में प्रॉब्लम हो गई है, पिताजी नहीं रहे हैं, वो आ नहीं पा रहा है, थोड़ी मदद करो। तो मैंने, क्यों ना आ पा रहा है? तो बोले बहुत स्थिति खराब है उनके ऑफिस में, अगर वो आएगा तो उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी। पिताजी का अंतिम संस्कार होता है, 7 दिन बाद वो आता है और केवल 2 दिन के लिए आता है, और वो अपने परिवार के जो थे उनको पैसा देता है कि आप लोग सब करवा लीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगा, और वो चला जाता है। तो जिस व्यक्ति ने, इस परिवार ने, इस माता पिताजी ने अपने पुत्र को शिक्षा दी कि आने वाले समय में वो अपना भी अच्छा करेगा और हमारा भी अच्छा करेगा, लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था कि अंत में पिता के साथ वो नहीं रह पाया, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो भौतिकवाद की शिक्षा है, टू अर्न मोर एंड मोर इनकम, केवल पैसा कमाने की शिक्षा है, ये किस दिशा में हमको लेके जा रही है, हमको समझने की आवश्यकता है। कभी कभी मैं जब लेक्चर देता हूँ विद्यार्थियों के बीच, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई बता सकता है कि महात्मा गांधी का अकाउंट नंबर क्या था, बैंक बैलेंस क्या था, आज के समय में अंबेडकर के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो कोई नहीं बता पाता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या बनोगे, तो आईएएस आईपीएस में पूछता हूँ कि भारत के कोई 5 आईएएस के नाम बताइए, भारत के कोई 5 आईपीएस के नाम बताइए, कोई 5 जज के नाम बताइए, वो नाम भी नहीं बता पाते। उसका कारण है कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज ही आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने समाज में जो उनको भूमिका निभानी थी, वो भूमिका नहीं निभा पाए। इसलिए जो शिक्षा व्यवस्था, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक प्रोफेसर है मेरे परिचित के, आज भी वो चप्पल नहीं पहनते और बिल्कुल विद्यार्थियों में ही रहते हैं। और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्कॉलर वो चुनते हैं कि जो गरीब परिस्थिति को, जिसका वो स्वयं व्यय करते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। एक और मेरे परिचित के प्रोफेसर है, पीएचडी का वाइवा चल रहा था, तो वो उस लिस्ट में से ये पता कर रहे थे कि इसमें से सबसे अच्छा, इकोनॉमिकली अच्छा विद्यार्थी कौन है। मतलब सर क्यों करते हो? यार बोले ऐसे विद्यार्थी है जो तो खर्च ही नहीं कर पाते। तो एक ये व्यवस्था है। गुरु के महत्व को अगर हमको समझना है तो शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर गुरु को अपना महत्व बनाए रखना है तो उसको अपने विषय में भी चिंता करने की आवश्यकता है। एक प्रोफेसर ने मेरे से कहा कि आजकल के विद्यार्थी बड़े होशियार हो गए हैं, गुरु पूर्णिमा में किसी ने मुझे याद नहीं किया। तो मैंने कहा सर जरा आप अपने ऊपर भी चिंतन किया, आपने भी कुछ किया होगा सर आज, इसलिए आपने उनको, वो आपको आज याद नहीं कर रहे हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है आज के दौर में, ये एजुकेशन सिस्टम हमको कहाँ ले जाएगा? और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन एजुकेशन की बात हो रही है, ये आईटी की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, तो आज आप देखिए डिप्रेशन में कौन है? परिवार गुरु होता है, माता पिता गुरु होते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स होते हैं, अपने सुख और दुख उनसे बात करते हैं। और जब कहीं विपरीत परिस्थिति आती है, कहीं डिस्कशन करना रहता है,
तो उनको एक सही दिशा मिलती है, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। हमने कोटा के इतने अच्छे उदाहरण देखे कि कैसे विद्यार्थी को एग्जाम में कम मिलता है, वो क्लास के बाहर जाता है, वो छलांग लगा देता है। कितने डिप्रेशन में है विद्यार्थी। एक तरफ परिवार का दबाव, गुरु का दबाव, परिवार के लोग कहते नहीं तुमको तो डॉक्टर बनना ही बनना है, तुमको तो इंजीनियर बनना ही बनना है, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि बेटा तुमको एक अच्छा पुत्र बनना है, एक अच्छा समाज का काम करना है, पैसा तो आता ही रहेगा, एक अच्छे पुत्र बन गए, एक अच्छा समाज के काम कर लिए, तो अपने आप ही आप जिस काम में करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। आप देखिए वही बिजनेस सक्सेस होते हैं जो पारिवारिक माहौल में काम करता है। एक हमारे मित्र ने दुकान खोली और हम गए, मैंने पैसे नहीं, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए। धीरे धीरे उसका इसी तरह का प्रचार कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और आज इतनी अच्छी उसकी है कि वो उसके दुकान में 24 से 25 लोग काम करते हैं। मैंने पूछा कि इतने लिए आपने कैसे इतना अच्छा बिजनेस कर लिया, तो बोला मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने तो पारिवारिक व्यवस्था की, पूरे कस्टमर को मैंने परिवार माना, और मैं पैसे को कभी महत्व नहीं देता। लेकिन आज का जो विद्यार्थी है वो पैसे को महत्व दे रहा है, और इसलिए हम आज के इस जगत में देखते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। हम अपने सामाजिक दायित्व को भूलते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा की, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, मैकाले की बात करेंगे तो मुझे लगता है अब ये ठीक नहीं है। भारत अपने 75वें वर्ष मना रहा है और भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। अगर आज के दौर में हम मैकाले की बात करते तो ये ठीक नहीं है। हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करना पड़ेगा, और इसमें गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। उन गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है जो आश्रम व्यवस्था में एक विद्यार्थी को, गरीब विद्यार्थियों को लाते थे, कमजोर विद्यार्थियों को लाते थे और उसका चिंतन करते थे, देखते थे उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, कमी को अच्छाई में बदलना, उसके स्किल को डेवलप करना, एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करते थे। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए, दिल्ली जैसे जो हम विकसित स्टेट की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो 90-95% वहां का जाता है। ये तो वो विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जिनके पास अच्छी पारिवारिक व्यवस्था है, लेकिन वो गरीब विद्यार्थी कहाँ जाएगा? जो कमजोर है उसको कौन पढ़ाएगा? उनको अपने पैरों के ऊपर कौन खड़ा करेगा? एक अच्छे को आप अच्छा बना रहे हैं तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? गुरु का महत्व, शिक्षा का महत्व तो वहां पर है जो गिरा हुआ है, उसको हमें उसके पैरों पे खड़ा करना है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत अच्छे प्रोफेसर होते, अरबों खरबों रुपए कमाते। महात्मा गांधी चाहते तो वकालत करते, अच्छा पैसा कमा लेते। गौतम बुद्ध को क्या आवश्यकता थी? विश्व को उपदेश देने की। महावीर स्वामी ने क्यों त्याग की बात की? गुरु नानक देव ने क्यों पूरा परिवार का परिवार इस देश और समाज के लिए सिर कटवा दिए? अगर ये एजुकेशन सिस्टम को हम समझ लेते हैं तो भारतीय शिक्षा विश्व के कल्याण की बात करेगा। ये जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही विश्व को मार्ग दिखाने का काम कर सकता है। बस आवश्यकता है कि एजुकेशन की मीनिंग क्या होनी चाहिए देश में, इस पर डिस्कस नहीं हो पा रहा। अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात हो रही थी और भाषा की बात हो रही थी कि मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। और जो स्पीच दे रहे थे
वो इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मातृभाषा शिक्षा होनी चाहिए, इन हिंदी होनी चाहिए, और इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे। कभी कभी तो मुझे यूजीसी पे भी बड़ा दुख होता है। अगर हम यूजीसी के लेटर्स देखते हैं, ठीक है, हमारे साउथ के मित्रों के लिए इंग्लिश की आवश्यकता है, लेकिन हिंदी बेल्ट में इंग्लिश की आवश्यकता क्या है? वहां तो हम हिंदी में लेटर भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। शोध शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, हम 69 लोग यहाँ पर हैं। एक रिसर्च होता है। अगर हमने एक यूट्यूब पे स्वामी विवेकानंद का कोई उपदेश सुना, तो उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा तब वो एक भाषण दिया। अगर किसी व्यक्ति ने एक न्यूज़पेपर में कोई लेख लिखा, तो कितना रिसर्च किया होगा। भारतीय जर्नल्स, बुक्स कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर रामायण का आईएसएसएन नंबर नहीं हुआ, आईएसबीएन नंबर नहीं हुआ, तो क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? मैं आप सबके सामने प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। क्या हमको आईएसबीएन बताएगा ये ठीक है? क्या आईएसएसएन ही बताएगा ये ठीक है? क्या स्कोपस ही बताएगा कि ये ठीक है? तो क्या भारतीय शोध की कोई वैल्यू नहीं है? दुर्भाग्य यूजीसी के मेंबरों पर, जो केवल ये कहते हैं कि जो स्कोपस में पब्लिश करेगा वही ठीक है। ये क्यों हम एजेंट बन रहे हैं इनके? क्यों हमारा शोध इनके पास जाता है? क्यों 10-10, 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं? इस पे कोई बात उठाने वाला है क्या? अभी जगदीश कुमार जी यूजीसी के चेयरमैन, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कहता अब नेट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं 10 साल से हर एजुकेशन में है। एक चेयरमैन आता है कि पीएचडी इज इंपॉर्टेंट, दूसरे आते हैं नेट बोलते हैं, और तीसरे आते हैं पीएचडी और नेट दोनों बोलते हैं। अब ये क्या, ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों उठाते हैं आप इस बात की ये बात करिए ना कि पिछले 5-10 वर्षों में जो विश्वविद्यालय ने जो फॉर्म के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पर 2-2 हजार रुपए लिए। एक विश्वविद्यालय ने 4,500 रुपए केवल असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के फॉर्म भरवाने के नाम पे लिए। ये एक नई इंडस्ट्रीज पैदा हो गई है। ये जो इंडस्ट्रीज है, इस पे यूजीसी क्यों नहीं बात करता है? एजुकेशन के बजट पे यूजीसी क्यों नहीं बात करता है? ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, मींस एक कंप्यूटर एक प्रिंटर पे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इस पे क्यों नहीं बात करता है? इस पे इनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन हम सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सब शिक्षक हैं या शोध विद्यार्थी हैं। आने वाले समय में आप भी शिक्षक बनेंगे। शिक्षक का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम सामने वाले की बात को हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ाएं। शिक्षक का अर्थ है सही दिशा दिखाएं। इसलिए जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो वह डिस्कस होता था, डिबेट होता था। ये अमृत ऐसे ही नहीं निकला था, अमृत मंथन हुआ था ऐसे ही नहीं। इस शिक्षक का काम है। अगर यूजीसी इस तरह का करता है, मैं एक मित्र से बोला, उन्होंने जब बोला कि इसको आप कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा जो चिकित्सक होता है ना, वीपी की एक दवाई 1 रुपए की भी आती है और वीपी की एक दवाई 200 रुपए की भी आती है। 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर डावर थे जिनको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कार दिया जबलपुर के। वो डॉक्टर केवल 10 रुपए फीस लेता था और सुबह शाम 100 मरीजों को देखता, ओनली 10 रुपीज। और जो डॉक्टर की दवाइयां थी 1 रुपए 2 रुपए वाली दवाइयां थी। बड़े बड़े एमआर आते थे लेकिन वो उनसे नहीं मिलता था। 1 रुपए 2 रुपए, इसलिए उनको सम्मान दिया सरकार ने। एक और डॉक्टर जबलपुर में हैं, उनके आप जाएंगे तो 150-200 रुपए वाली दवाई मिलेंगी। वो दोनों डॉक्टर आसपास हैं। वो मेडिकल शॉप वाला मेरा मित्र, तो मैंने पूछा ऐसा ये क्यों करते हैं? तो ले 150 रुपए वाले में
100 रुपए कमीशन डॉक्टर साहब का होता है और 1 रुपए वाले में डॉक्टर साहब का कोई कमीशन नहीं होता। तो मित्रों जो जो स्कोपस की बात कर रहे हैं, तो जो 10-10 हजार रुपए स्कोपस ले रहा है, ये जो प्रोसेस चल रही है, तो ये कौन करवा रहा है, ये कौन सा मेंबर है, ये कौन एमआर उनको गिफ्ट दे रहा है, इस सब की हमको चिंता करनी पड़ेगी। क्या हमारा भारतीय शोध क्या हम स्कोपस के हवाले कर देंगे? आप कुरुक्षेत्र पढ़िए, योजना पढ़िए, कितने अच्छे लेख्स आते हैं उसमें, जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस डले, कितनी अच्छी बातें हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था केवल ये सब बताने का कि वैश्वीकरण के दौर में हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई है। विद्यार्थियों का विकास नहीं हो पा रहा है, विद्यार्थी डिप्रेशन में जी रहा है कि मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को डॉक्टर फील्ड में जाना है। एक्चुअल में उसको कहाँ जाना है उसको हम जाने नहीं दे रहे। इस सब को समझने की आवश्यकता है और इसमें हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को हमको निभाना है। एक तरफ शिक्षक 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो प्रोफेसर होता सीनियर उसको मिलता है, और चूंकि मैं रिसर्च के कारण कई विश्वविद्यालय जाता हूं और देखता हूं तो वो कुछ नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव उसको काम मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स वो बड़ा बाबू बन के बैठा हुआ है। और एक गेस्ट टीचर है, उसको जिसको 3 महीने पेमेंट नहीं मिल रही, 4 महीने पेमेंट नहीं मिल रही, तो उसको अपनी क्लास भी करना है और प्रोफेसर की क्लास भी करनी है, और उसको घर की भी चिंता करनी है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के बाद कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, कल हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे परमानेंट, इसके बाद भी को काम कर रहा है, तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था कहाँ जाएगी? कोई इस पे सुनने वाला है, कोई इस पे बोलने वाला है क्या? नहीं। मित्रों, आप एक अध्ययन करिएगा पूरे देश का, चूंकि मैं रिसर्च से जुड़ा हूं, पिछले 5 वर्षों में जितनी वैकेंसियां निकली हैं, करोड़ों रुपए सरकार के पास चला गया। एक विश्वविद्यालय तो मैं 10 साल से देख रहा हूं, 10 साल से वैकेंसी निकालता है, पैसे लेता है, फिर अगले साल निकाल देता, वो रिटर्न ही नहीं करता पैसे। ये जो अब ये स्थिति हो गई। एक मैं विश्वविद्यालय गया, मैंने बोला सर क्या बात है, बहुतों को सप्लीमेंट्री आप दे रहे हैं? बोला बेटा क्या करें, 35-40% बजट हो गया हमारा, तो हम बजट को कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है मित्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे चीज हैं, इसको सरकार को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए। अगर हम शिक्षा का व्यवसायीकरण करेंगे और हम बोलते कि बहुत अच्छा नागरिक तैयार हो, तो कैसे होगा मित्रों? एक एमबीबीएस की सीट के लिए अगर किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ देना पड़ता है, और आप उससे बाद में अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छी सेवा दे, कम में सेवा दे, तो कैसे देगा मित्रों? इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी। कोविड के टाइम में हमने देखा है कि क्या हालत थे हॉस्पिटल्स के। देखिए, ये सब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे मित्र ने कहा मैं सिविल सेक्टर में जाऊंगा कि वहां पैसा बहुत है, तो जो शिक्षक विद्यार्थियों को ये बताएगा कि तुम इस सेक्टर में जाओ, यहाँ पैसा बहुत है, तो वो शिक्षक क्या समाज कल्याण की बात सोच सकता है? और वो विद्यार्थी क्या परिवार की, क्या समाज की, देश की बात सोच सकता है? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था मित्रों, और उसी ट्रेन में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर बिहार के मिले। तो बातचीत करते करते मैंने उनसे पूछा, सर अब आप क्या करेंगे, इतना अच्छा अनुभव है आपको, अब तो आप और अच्छी स्टडी करिए, कुछ अच्छा काम करिए, फ्री हो गए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा और अपने गांव में जाऊंगा, मैंने मंदिर बनवा लिया है, घर बनवा लिया है, सब गांव के बार बार मेरे को फोन कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा देखा सर, मैंने आपके पास तो बहुत फोन आ रहे थे, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने गांव कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि शहर से भी 75 किलोमीटर दूर, और उस हमारे गांव में केवल 10 परिवार रहते हैं। बोले 10 परिवार आप कैसे रह पाओगे? उन्होंने तो बताया कि लाइट भी नहीं है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी चिंता करते हैं, वहां मैं सुखी रहूंगा। मैंने सर आप तो चाहो तो दिल्ली में रह सकते हो। बोले वहां सुखी नहीं हूं ना। फिर मैंने बातों बातों में, बच्चा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में बच्चे हैं दोनों, 4 साल से आए नहीं है। तो इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर, सब कुछ है, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए अपने गांव जाता है, बोलता वो गांव के लोग ही हमारे परिवार हैं। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है?
इस बात को हमें चिंता करने की आवश्यकता है मित्रों। और ये जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, किसी भी देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लगता है मैंने जितनी भी डिग्रियां ली हैं, उस डिग्री में कहीं ये नहीं पढ़ा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा व्यवस्था क्या है। आज भी इतने वर्ष होने के बाद भी हम विदेशी अर्थशास्त्री, विदेशी समाजशास्त्री का अध्ययन करते हैं, और वह वो लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस, अपना अध्ययन अपने देश के आधार पर किया है। और भारत तो वो भूमि है जिसमें हर 10 किलोमीटर में संस्कृति, एक भाषा, एक बोली चेंज होती है। इसलिए हमको अपना अध्ययन, अपना सिलेबस, अपनी शिक्षा व्यवस्था भारत के आधार पर करनी पड़ेगी। तो ये जो भारत भूमि है, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, महावीर स्वामी की भूमि है, गुरु नानक देव की भूमि है, स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये गांधी की भूमि है, ये अंबेडकर की भूमि है। और अगर हम ये कर पाते हैं तो मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। एक प्रोफेसर रिटायर्ड हुए, परिवार शादी नहीं की, विद्यार्थियों के साथ पूरा समय दिया। तो मैंने पूछा, सर अब आप कहाँ जाओगे? बोले, बेटा इतने लोग मेरे को बुला रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। पर वो हुआ यही, एक विद्यार्थी उनको लखनऊ लेके चला गया और उसको उनको पिता तुल्य मानते थे। और मैंने ये देखा कि अपने पिता से भी ज्यादा उनको स्नेह और प्यार उन्होंने दिया। तो ये शिक्षा व्यवस्था, ऐसे शिक्षक के कारण आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था जीवित है। और ये जो टू अर्न मोर इनकम के कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था जीवित नहीं है। आज के शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर, आने वाला समय भारत का है। विश्व को मार्गदर्शन देने वाला भारत अपने गुरु शिष्य परंपरा के कारण, अपनी शिक्षा व्यवस्था के कारण पूरे विश्व में हम सब नाम करेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन ताकत के दम पर नहीं बनेंगे, अपने ज्ञान के दम पर दूसरों को मदद करेंगे और विश्व के कल्याण के दम पर हम बनेंगे। हम बंदूक के दम पर, हम गोले के दम पर, हम परमाणु शक्ति के दम पर विश्व पे राज नहीं करने वाले, ना कभी किया है और ना करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के शुभ दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपके परिवार की मंगल कामना करते हुए, दो शब्द के साथ, दो लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात करिए, राष्ट्र विजय हो हमारा, राष्ट्र विजय हो हमारा। मैं सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर की टीम, पूरी टीम को, दिल्ली की हमारी जो टीम है उस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज के शुभ दिवस पर उन्होंने इतनी अच्छी विषय रखा और विषय में हम सब अपनी भागीदारी, अपनी उपयुक्ता साबित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।